दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स पॉलिटी फॉर यूपीएससी। इसमें हमने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 तक किया था। आज 15 करेंगे। आर्टिकल जो 15 है वो अनुच्छेद 14 में दिए गए समता के अधिकार को विशिष्ट क्षेत्र में लागू करता है, यानी कि समता का आदर्श बताएगा आर्टिकल 14 में, और इसी को एक विशिष्ट क्षेत्र में लागू करता है आर्टिकल 15। या धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी विभेद को प्रतिषेध करता है। गौरतलब है कि आर्टिकल 15 और 16 जो है वह सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। आर्टिकल 14 की तरह वह भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त नहीं है। यदि कोई विधि आर्टिकल 15 और 16 के तहत अवैध है तो उसे आर्टिकल 14 के तहत युक्तियुक्त वर्गीकरण कहकर वैध नहीं बनाया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विभेद आर्टिकल 15 या 16 के उपबंधों के अंतर्गत शामिल होता है तो उसे उसी अनुच्छेद का निर्देश करते हुए चुनौती दी जानी चाहिए। आर्टिकल 14 के अधीन उसी विभेद को चुनौती दी जानी चाहिए जो आर्टिकल 15 या 16 की परिधि में नहीं आ पाता। आर्टिकल 15 के 5 उपखंड है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। आर्टिकल 15 का एक जो है वो राज्य को यह आदेश देता है कि वह केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। ध्यातव्य है कि आर्टिकल 15 का एक दिए गए प्रतिषेध केवल राज्य के लिए है, किसी प्राइवेट व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं। इस अनुच्छेद में केवल शब्द विशिष्ट महत्व का है। इसका अर्थ है कि विभेद केवल उपयुक्त आधारों पर ही वर्जित है, अन्य आधारों पर नहीं। यदि कोई विभेद इस अनुच्छेद में वर्णित जो 5 आधार है उससे भिन्न किसी आधार पर किया जाता है तो वो असंवैधानिक नहीं होगा। उदाहरण के लिए इस सूची में जन्मस्थान का वर्णन है, किंतु यदि विभेद निवास स्थान के आधार पर हो तो वह अवैध नहीं होगा। इसके अलावा यदि विभेद इस प्रकार से किया जाए कि उपरोक्त वर्णित सूची में से तो कोई एक आधार हो ही पर साथ में कोई अन्य आधार भी निहित हो तो वह असंवैधानिक नहीं होगा। उदाहरण के लिए महिलाओं का मातृत्व अवकाश दिया जाता है जो केवल उसके लिंग तक सीमित है, किंतु यह अवैध नहीं है क्योंकि इसमें केवल लिंग के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के जीवन जैविक जो अंतर है वह उनमें उत्पन्न होने वाले परिणाम भी निहित है। अब आर्टिकल 15 का 2 अनुच्छेद 15 के 2 में राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों को भी आदेश दिया गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी आधार पर कौन कौन राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या अंशतः राजनिधि से पोषित अथवा साधारण जनता के प्रयोग में आने वाले कुएं, तालाब, सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता के अधीन नहीं होगा। आर्टिकल 15(2) का मूल उद्देश्य जाति व्यवस्था से उत्पन्न अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को समाप्त करना है। चूंकि आज़ादी से पहले कई सार्वजनिक स्थानों पर हरिजनों और कुछ अन्य पिछड़े वर्गों को जाने से रोका जाता था, अतः इस भेदभाव को दूर करने के लिए यह प्रावधान किया गया। ध्यातव्य है कि आर्टिकल 15 का 2 उन्हीं कुएं, तालाब या सार्वजनिक समागम के स्थानों पर शामिल किया गया है जो पूर्णतः या अंशतः राज्य की निधि से पोषित हो, साधारण जनता के प्रयोग में लाए जाते हो। यदि कोई कुआं या तालाब किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति है तो उस पर आर्टिकल 15(2) का प्रावधान लागू नहीं होते। आर्टिकल 15(3) यह अनुच्छेद 15(1) तथा 15(2) में दिए गए सामान्य नियमों के अपवाद हैं। आर्टिकल जो 15(3) है वो 1 और 2 के अपवाद है। इसमें कहा जाता है कि आर्टिकल 15 की कही गई कोई भी बात महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, यानी आर्टिकल 15 की बात जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान अगर राज्य कर रहा है तो उससे उसको नहीं रोकेगी। स्पष्ट है कि आर्टिकल 15(3) का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विशेष संरक्षण प्रदान करता है क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट और सामाजिक स्थिति एक ऐसी होती है कि आसानी से वंचन के शिकार हो सकते हैं। भारतीय संविधान के डीपीएसपी तत्वों में भी महिलाओं और बच्चों के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे आर्टिकल 42 के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रसूति सुविधाएं देने की बात की गई है और आर्टिकल 45 में 6 वर्ष की आयु तक के शिशुओं की देखरेख और उनके शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 में विभिन्न खंडों में भी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के प्रति संरक्षण की भावना दिखाई गई है। अब आर्टिकल का जो 15 का 3 है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार जैसे आर्टिकल 42 के अनुसार महिलाओं को विशेष प्रसूति अवकाश व सुविधाएं देना न्याय संगत है और इसमें अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण नहीं होता क्योंकि यह विभेद केवल लिंग आधारित न होकर स्त्रियों की विशेष शारीरिक स्थिति पर भी आधारित है। अब राज्यों को अधिकार है कि वह ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है जो केवल महिलाओं के लिए संचालित की जाए। इसके अलावा वह अन्य शिशु संस्थानों में भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित कर सकता है। अब अपने एक अन्य निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यों को सरकारी नौकरियों के मामले में पुरुष और नारी उम्मीदवारों को समान रूप से अर्ह होने की स्थिति
में महिला को प्राथमिकता या वरीयता देने का अधिकार है। इस प्राथमिकता को राज्य की सकारात्मक कार्यवाही माना जाएगा, ना कि आरक्षण। अब 1990 में संसद ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया, जिसके प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई और इसकी स्थापना का मूल में संविधान का आर्टिकल 15 तथा कुछ अन्य अनुच्छेदों का प्रावधान निहित है। अब है आर्टिकल 15 का 4। आर्टिकल 15 का 4, 15(1) और 15(2) का दूसरा अपवाद है। यह मूल संविधान में विद्यमान नहीं था। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसका कारण यह था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मद्रास बनाम चंपकम दोराइजन मामले 1951 में दिए गए निर्णय ने, कौन से मामले? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन मामले 1951 में दिए गए निर्णय में केंद्र सरकार को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। इस मामले में यह हुआ था कि मद्रास सरकार ने अपने एक आदेश के तहत राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों के समुदायों के विद्यार्थियों के लिए कुछ स्थानों का निश्चित अनुपात निर्धारित किया था तथा सरकार का तर्क यह था कि प्रावधान आर्टिकल 46 में वर्णित डीपीएसपी के तत्व के अनुरूप है कि राज्य जनता के कमजोर वर्ग और शिक्षण संबंधित हितों की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। किंतु उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह मद्रास सरकार का आदेश अवैध है, क्योंकि इसमें सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, न कि विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर। समता का अधिकार मूल अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मूल अधिकारों को प्रभावी नहीं हो सकते। इस निर्णय के प्रभाव को हटाने के लिए संसद ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से आर्टिकल 15(4) समाविष्ट किया। इसके तहत राज्य को यह शक्ति दी गई कि वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा और ऐसे विशेष प्रावधान आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे आर्टिकल 15 का 5। आर्टिकल 15 का 5 संविधान में 93वां संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से अंतर्स्थापित किया गया। इसके प्रभाव देने के लिए संसद ने 2006 में एक अधिनियम पारित किया, जिसे केंद्रीय शिक्षा संस्थान प्रवेश अधिनियम कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 15(5) में राज्य को अधिकार देता है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी या निजी शिक्षण संस्थानों में, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को दाखिले में आरक्षण दे सकता है। अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को दाखिले में आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 19(1)(6) की कोई बात राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकी गई। अब है, दरअसल सरकारी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% आरक्षण नियम पहले से लागू था। सरकार चाहती थी कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू होने के परिणामस्वरूप जिस तरह केंद्रीय सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण मिलना शुरू हुआ है, वैसे शिक्षण संस्थानों में भी मिलना शुरू हो जाए। फिर आर्टिकल 15 का 6 क्या है? इसमें 103वां संविधान संशोधन 2019 में यह प्रभावी हुआ है और इसकी धारा 2 अंतर्स्थापित किया गया। इसमें यह आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य के द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 15 में 6 उपखंड। पहला क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, वर्ण, इस आधार पर क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का 2 क्या कहता है? राज्य और निजी व्यक्ति दोनों ही भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 का 3 क्या कहता है? राज्य महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। ठीक है। आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है? 15 का 4 जो था वो संविधान संशोधन में निहित नहीं था। इसको क्या किया गया था? ये जो है SC ST के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है और इसे पहले संविधान संशोधन में लाया गया था। उसके बाद 15 का 5 क्या कहता है? तो 15 का 5 जो है एडमिशन संबंधित बात, इसको भी 93वां संविधान संशोधन में लाया गया था और यह कहता है कि शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। और आर्टिकल 15 का 6 जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया और AWS की बात करता है। इस तरह से आर्टिकल 15 के 6 पार्ट थे जो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आर्टिकल 16 पढ़ेंगे। थैंक यू।